बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को, तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को और तमाम बहनों और बुज़ुर्गों को मेरी तरफ़ से ईद कुर्बान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और मुसर्रत के इस मौके पे, खुशी के इस मौके पे मेरी आप सब के लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ढेर सारी रहमतों, नेमतों और खुशियों से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 4 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इन ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये दरख्वास्त भी करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी पहली ख़बर नैब से मुतल्लिक़ है और आप तमाम देखने वाले बखूबी ये जानते हैं कि नैब हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का वो वाहिद इदारा है जिसे मुल्क से हर तरह की करप्शन के ख़ात्मे का मैंडेट दिया गया है, अख्तियार दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि नैब ने मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा क्या करना था, नैब का इदारा और नैब के अपने मुलाजमीन ही करप्शन में मुलविस पाए गए। नैब के अपने मुलाजमीन ही करप्शन में मुलविस निकले हैं। इस हवाले से नाज़रीन जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि चंद हफ्ते पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से नैब से ये कहा गया कि आपका इदारा मुल्क भर में पब्लिक ऑफिस होल्डर का एहतसाब करता है, साबिक़ वज़ीर आज़म का एहतसाब करता है, साबिक़ वफाकी वज़रा का एहतसाब करता है, ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब करता है, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी को नैब ये बताए कि अब तक कितने ऐसे नैब के मुलाजमीन हैं जिनके ख़िलाफ़ करप्शन की कंप्लेंट्स आई हैं, उन कंप्लेंट्स पर क्या इंक्वायरी हुई, क्या तहकीकात हुई और उन इंक्वायरियों और तहकीकात की रोशनी में नैब के कितने अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं, एक्शन लिया गया है, कितने मुलाजमीन को फारिग किया गया है। ये सारी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जमा करवाई जाए। तो नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट कमेटी के इन अहकामात की रोशनी में जो आखिरी पीएसी का इजलास हुआ उसमें नैब की जानिब से ये सारी तफसीलात जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जमा करवाई गई। और नाज़रीन, जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसके मुताबिक नैब के 44 ऐसे मुलाजमीन हैं, ऐसे अफसरान हैं जो करप्शन में मुलविस पाए गए हैं। अब आपके साथ हम शेयर करते हैं कि उन 44 मुलाजमीन में से कौन कौन से बड़े अफसरान हैं, किन के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है, वो डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक नाज़रीन नैब के हैं एडिशनल डायरेक्टर रुमान ज़हीर साहब। ये नाज़रीन ग्रेड 19 के ऑफ़िसर हैं। इन्हें करप्शन साबित होने पर 2016 में मुलाजमत से बरतरफ किया गया। ये नैब ख़ुद अपनी रिपोर्ट अपने मुलाजम के ख़िलाफ़ पब्लिक अकाउंट कमेटी में जमा करवा रहा है। और नाज़रीन दूसरे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर साकिब फ़ारूक साहब। ये BS-17 के मुलाजिम थे। इन्हें भी मिसकंडक्ट पर और करप्शन के इल्ज़ामात पर इन्हें नौकरी से यानी मुलाजमत से निकाल दिया गया। और तीसरे नाज़रीन ग्रेड 16 के ऑफ़िसर हैं ज़ैनुल आबदीन। इन्हें भी करप्शन के इल्ज़ामात पे बरतरफ किया गया। और चौथे नाज़रीन असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ग्रेड 17 के काशिफ मुमताज़ गोंदल। इन्हें भी गैर इखलाकी हरकत के ऊपर और करप्शन में मुलविस पाए जाने पर इनकी सरजनिश की गई है। और इनका जो 1 साल का इंक्रीमेंट है जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उस 1 साल के इंक्रीमेंट को जो है वो रोक लिया गया है। नाज़रीन, ये तो मैंने आपको अफसरान का बताया। नैब में जो दर्जा दोइम के मुलाजिम हैं वो भी करप्शन से पाक नहीं। एक नाज़रीन नैब के नायब कासद हैं, उन्हें भी करप्शन में मुलविस पाया गया है और उनका 5 साल का जो है वो नैब की जानिब से इंक्रीमेंट रोक लिया गया है। यानी 17 ग्रेड के ऑफ़िसर का सिर्फ 1 साल का इंक्रीमेंट रोका गया है, लेकिन ये जो नैब कासद हैं इनका 5 साल का इंक्रीमेंट रोक लिया गया है। यानी उस आला ऑफिसर से ये नैब कासद जो है वो ज़्यादा संगीन जो है वो करप्शन कर रहा था। मज़ीद डिटेल नाज़रीन कुछ यूँ है कि नैब के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद बाकिर हुसैन ने शरीक मुल्ज़मान के साथ मिलकर 8 लाख रुपए और 8 भेड़ों का माली मफाद हासिल किया। यानी अब ये एडिशनल डायरेक्टर है मोहम्मद बाकिर हुसैन नैब के, इसने 8 लाख रुपए के एवज़ और 8 भेड़ों के एवज़ जो है अपने ज़मीर का सौदा कर लिया और करप्शन में मुलविस पाए गए। और फिर नाज़रीन इसमें यह भी बताया गया है कि एक तफ्तीशी अफसर हैं उसामा यूनुस, उसने 63 मिलियन रुपए की जो कि करप्शन में मुलविस पाया गया था, जब उसके खिलाफ नैब में ही करप्शन की कार्रवाई का आगाज़ हुआ
तो उसने 63 मिलियन रुपए की प्ली बारगेन की और इसकी मंजूरी जो है वो दिसंबर 2021 में दी गई। यानी 63 मिलियन कितने बनते हैं ये नाज़रीन, मेरे ख्याल से कोई 6 करोड़ 30 लाख रुपए बनते हैं। अब ये तफ्तीशी है, अब ये ग्रेड 17 का ऑफिसर है, तो जो प्ली बारगेन में इतना पैसा वापस कर रहा है, अब इसने कितनी करप्शन होगी, ये तो वो करप्शन है जो पकड़ी गई है, लेकिन इसने खुद कितनी करप्शन होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये मैंने चीदा आपको नैब के मुलाजमीन का, अफसरान का बताया है जो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 44 ऑफिसर व एहलकार जो है वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। अब जो दूसरी हमारी खबर है कि नवाज शरीफ को NRO दिए जाने का मामला क्या है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। उन्हें वफाकी वज़ीर तो बना दिया गया, लेकिन ताहाल उन्हें कोई कलमदान जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से नहीं दिया गया। नाज़रीन, मियाँ जावेद लतीफ़ ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है उनकी पार्टी मुस्तफ़ा नवाज़ के जो सुप्रीम लीडर हैं, नवाज शरीफ की सज़ाओं को ख़त्म करने और उनके मुकदमात के ख़ात्मे के लिए किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं कर सके। एक तो नाज़रीन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा कि उनकी हुकूमत नवाज शरीफ के जो सज़ाएँ हैं, जो मुकदमात हैं, उनको ख़त्म नहीं कर सकी, और अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है कि नवाज शरीफ के जो सज़ाएँ हैं, जो मुकदमात हैं, उनके ख़ात्मे के लिए उसी तरह की कानून साजी होनी चाहिए जिस तरह का साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में NRO दिया गया था। और मियाँ जावेद लतीफ़ नाज़रीन ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, लेकिन चूँकि उनकी अपनी हुकूमत उनके मुकदमात के ख़ात्मे, सज़ाओं के ख़ात्मे के हवाले से किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं कर सकी, तो इस बात का ख़दशा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और नाज़रीन, प्रपोज़ल ये है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का कि जिस तरीके से 2007 का NRO परवेज़ मुशर्रफ ने तमाम सियासी जमातों को दिया था, उसी तरह का एक NRO के लिए कोई करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश की जाए और उसकी मंजूरी हासिल करने के बाद जो है ये तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएं, कोई कानून साजी की जाए, सज़ाओं का ख़ात्मा हो और केसेस का भी ख़ात्मा हो जाए। अब ये नाज़रीन प्रपोज़ल है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का, इस पर कोई एक्शन होता है नहीं होता, लेकिन अगर आप मेरी इनपुट लेंगे तो ग़ालिबन ये कोई अपनी वो दलील पेश कर रहे हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कोई NRO दे के केसेस को माफ़ करवा लिया जाए। जिस 2007 के NRO की इमरान खान साहब भी बार बार बात करते हैं कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को NRO दिया था, जरदारी को NRO दिया था, तो वो NRO जिसके साथ भी हुआ था, वैसे उसमें शरीफ ख़ानदान तो शामिल नहीं थे, वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ NRO जो है वो साइन हुआ था, लेकिन वो NRO जो है नाज़रीन वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो सस्टेन नहीं कर सका था, क्योंकि उस NRO को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और ग़ालिबन मुबशर हुसैन केस का नाम है या कोई इस तरह से मिलता जुलता नाम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस NRO को जो परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था उसको कलअदम करार दिया। और उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जितने भी केसेस उस नेशनल रिकन्सिलेशन ऑर्डर के तहत जो कि परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया था, जितने भी केसेस बंद हुए थे वो तमाम के तमाम केसेस खुल गए थे, उन पर दोबारा ट्रायल का आगाज़ हो गया था। तो ये जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, पहले तो मुझे इस बात का कामिल यकीन है कि ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई बरकत मौजूदा हुकूमत की जानिब से की नहीं की जाएगी, लेकिन अगर ऐसी कोई गलती की गई तो फिर अदालतें खुली हैं, अदालतों में केसेस फ़ाइल होंगे, कोई आइनी पटिशन हाई कोर्ट में फ़ाइल होगी, सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल होगी, तो उसी तरह का फ़ैसला आएगा जिस तरह का परवेज़ मुशर्रफ के NRO के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था। तो वैसे तो ये भी नज़र आता है कि अगर इस तरह किस्म की कोई मूव की गई तो दीगर जो सियासी जमातें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं वो कभी भी ऐसी लेजिस्लेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कानून बन भी जाता है तो ज़्यादा अरसे तक वो कानून सस्टेन नहीं कर पाएगा और ऐसी किसी कानून साजी पर अवाम में कितना शदीद गम व गुस्सा सामने आएगा उनका, इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। अब सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की का क्या मामला है वो ख़बर आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन असद उमर साहब नाज़रीन क्या कहते हैं। असद उमर साहब नाज़रीन एक मामले पे कहते हैं कि मुझे इस बात का मालूम नहीं, मैं इस मामले पर इमरान खान साहब से अपने कप्तान से पूछ के आपको बता सकता हूँ। जब खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो खान साहब कितने बरहम थे। बरहम तो वैसे आजकल भी दिखाई देते हैं, बरमी तो उनके चेहरे से या उनके दिमाग से कभी उतरी नहीं। ये मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूँ, मैं उन्हें कोई तंज या टोंट नहीं कर रहा। आपको हमेशा खान साहब जो है आप उनकी तकरीरें निकाल के देखें, आप उनके बयानात निकाल के देखें, अवामी इज्तिमात के साथ, अवामी जलसों के साथ जो खिताब करते हैं उसमें खान साहब का गुस्सा जो है वो
چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو خان صاحب نے جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکی سازش ہوئی ہے، میر جعفر میر صادق یہاں سے شامل ہوئے اور مجھے حکومت سے نکالا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں میں نے ان کے جو میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں یا جو خود کو نیوٹرل کہتے ہیں، میں نے ان کے نمبر بلاک کر دیے ہیں۔ لیکن ناظرین لاہور میں جب خان صاحب گئے، صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ نمبر ان بلاک کر دیے ہیں، میں نے نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ نمبر ان بلاک ہو چکے ہیں اور میرے جو راستے ہیں، اگر کوئی انتخابات کے لیے بات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو وہ آ کے بات کر سکتا ہے، میرے دروازے کھلے ہیں۔ تو ناظرین یہی سوال ایک پروگرام میں اسد عمر صاحب سے پوچھا گیا تو اسد عمر صاحب نے ناظرین یہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی نمبر بلاک ہونے کی بات کی ہے، نمبر ان بلاک ہونے کی بات کی ہے۔ تو انہوں نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ میں عمران خان صاحب سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ نمبر بلاک یا ان بلاک ہونے کا معاملہ کیا ہے۔ اور پھر اسد عمر صاحب ناظرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں کردار ہے، یعنی اسد عمر صاحب کو اس بات کا تو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، لیکن خان صاحب نے جنہوں نے ایک عوامی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حکومت سے باہر آنے کے بعد ان لوگوں کے نیوٹرل کے نمبر بلاک کر دیے ہیں، اور پھر خان صاحب لاہور میں جا کے کہتے ہیں کہ میں نے ان نمبر کو ان بلاک کر دیا ہے یا ان نمبرز کو ان بلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب بار بار کر رہے ہیں، لیکن اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نمبر بلاک اور ان بلاک ہونے کا معلوم نہیں۔ غالباً یہ ان کی معصومیت ہے کہ اتنا بڑا اہم معاملہ ہے، خان صاحب بار بار اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، کبھی نمبر بلاک ہونے کا، کبھی نمبر ان بلاک ہونے کا، لیکن پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کو اس حوالے سے کچھ علم نہیں، وہ کوئی نالج نہیں رکھتے۔ اب جو میرا تھمبنیل پہ پہلا جو خبر ہے سری لنکا کے وزیر اعظم اور صدر مملکت کا استعفیٰ، ناظرین آپ نے دیکھا کہ سری لنکا میں کیا ہوا، جو محل تھا پریزیڈنٹ کا وہاں پہ لوگوں نے چڑھائی کر دی، محل کے اندر داخل ہو گئے اور صدر صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے، وہاں سے فرار ہو گئے۔ جو سری لنکا کے وزیر اعظم ہیں ان کے گھر پر بھی جو ہے وہ آگ لگا دی گئی، وہاں پر بھی مظاہرین نے پروٹیسٹ کیا۔ تو ناظرین یہ جو پروٹیسٹ وہاں پہ کامیاب ہوا اور صدر اور وزیر اعظم نے وہاں پہ استعفیٰ بھی دے دیا، یہ پاکستان کے حالات بھی کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی بننے والے تھے، لیکن حکومت نے پھر سنبھالا ان تمام حالات کو، کیونکہ یہ جو سری لنکا میں ہوا ناظرین، یہ وہاں پہ جو دیوالیہ ہوا، جو سری لنکا کی معیشت دیوالیہ پن کا شکار ہوئی، جو ڈیفالٹ ہوا، اس ڈیفالٹ کے بعد جو وہاں پر جو لوگوں کو بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں مل پا رہی، مہنگائی بہت اونچی جا چکی ہے، مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور چیزیں دستیاب بھی نہیں، لوگوں کے پاس پیسہ اگر ہے تو چیزیں دستیاب نہیں، تو یہ اس کا ریئیکشن تھا۔ اور پاکستان میں بھی کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، کچھ ایسی صورتحال بن رہی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال تو ان تمام صورتحال کو جب وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، چین کی جانب سے بھی پاکستان کو سپورٹ کر دیا گیا ہے اور جہاں جہاں پاکستان کو ایکشن لینے کی ضرورت تھی وہاں پہ وہ ایکشن لے لیے گئے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ صورتحال کیوں بننے جا رہی تھی میں اس پر زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، ماضی کی حکومت پہ الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہونے سے اس کو روک لیا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی IMF کی جانب سے جس طریقے سے لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، پاکستان نے تمام شرائط کو مان لیا ہے اور پاکستان کو جو قرضے کی 2 انسٹالمنٹ ہے وہ نہیں دی جا رہی، تو یہ پاکستان کے لیے آگے چل کے جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان جو سری لنکا میں ہوا اس صورتحال سے فی الحال تو نکل آیا ہے، لیکن آگے اگر یہ صورتحال جاری رہی اور IMF کے ساتھ معاملات جو ہے کسی کروٹ نہ بیٹھے تو پھر پاکستان میں بھی کوئی گڑبڑ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس کا امکان جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری خبریں، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔